Hello, my dear students, and welcome to my channel, Taggy Krish. And today I am going to discuss a sample paper for term 2, Computer Science. So, I'm here to give you the tips and tricks how to answer the paper and why to include examples or supportive examples of the questions. And this demonstration or this explanation I am going to give you in Hindi and English both so that everybody can understand. तो अगर मैं बताऊं तो ये आपका जो सैम्पल पेपर है वो आपके 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए, बी एंड सी, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो फर्स्ट सेक्शन है ए, इसमें 7 क्वेश्चंस हैं और उनमें हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 2 हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई टाइम गंवाए हुए। और दूसरा ये भी कि इसमें कोशिश ये करेगा कि आप सीक्वेंस में जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज क्वेश्चंस इतने ज़्यादा टफ नहीं होते सेक्शन 1 में। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस, 8, 9 एंड 10। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं 3। और जो थर्ड सेक्शन है वो सी, जिसके अंदर 11 से लेकर के यानी 11 to 13 दे आर 3 क्वेश्चंस एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। उसके साथ साथ इंटरनल चॉइसेस भी दी हुई हैं जो कि क्वेश्चन 7, 8 एंड 12 के अंदर हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्टैक एंड व्हाट आर इट्स मेन फंक्शंस, हाउ डज वन नो द एलिमेंट अवेलेबल ऑन टॉप। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, स्टैक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और ये बताना है कि स्टैक क्या होता है, क्या क्या फंक्शन करता है, और अगर स्टैक के अंदर हमें टॉप एलिमेंट निकालना है तो हमें क्या करना होगा। तो उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्या करना है। आपको करना क्या है? करना ये है, let's again check. Okay. So over here there is a definition. Well, simple definition. A stack is a linear data structure in which elements are processed on last in first out basis, LIFO basis. So LIFO itself says last in first out. So if there is a question what is LIFO list, it means it is asking for stack. So elements in stack are placed one on top of the other. नहीं, elements जो हैं stack में एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, and hence the item placed in the last is immediately available for processing. मतलब ये है कि अगर स्टैक आप बनाते जा रहे हैं, इस तरीके से वैल्यू रखते जा रहे हैं, तो जो टॉप पर एलिमेंट होगा वही आप उठा सकते हैं प्रोसेस करने के लिए। तो जो टॉप से एलिमेंट उठाएंगे उसको हम बोलते हैं एलिमेंट को हटाना, दैट इज पॉप। और जब हम स्टैक में कोई वैल्यू रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुश। तो यहाँ पर मेनली 2 ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं जो कि स्टैक के लिए होते हैं। नंबर 1 पुश एंड नंबर 2 पॉप। पुश का मतलब है एलिमेंट को इंसर्ट करना और पॉप का मतलब है एलिमेंट को डिलीट करना। डिलीट करने का मतलब ये भी है कि स्टैक से वैल्यू को उठा करके उसको किसी फंक्शन में या किसी ऑपरेशन में अप्लाई करना। And the third function is also there. This is called peak function, and peak function gives you the topmost element always. So there are 3 functions, लेकिन इसमें फर्स्ट 2 functions जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम स्टैक जो मेंटेन कर रहे हैं लिस्ट को लेकर के कर रहे हैं, अगर पाइथन में लिस्ट यूज़ कर रहे हैं स्टैक को परफॉर्म करने के लिए,
तो जो लिस्ट के अंदर लास्ट आइटम आप अपेंड करते हैं वही जो है स्टैक का टॉप एलिमेंट कहलाएगा। और इसको हम चाहें तो जो स्टैक वेरिएबल है, स्टैक जिसको हम लिस्ट में मेंटेन कर रहे हैं, तो दैट लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट -1 से भी आप इसको पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। और ये क्वेश्चन जो है मैं आपको क्वेश्चन पेपर एंड आंसर स्क्रिप्ट दोनों ही जो है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिंक कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं आप। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज S in HTTPS is meant for सिक्योरिटी, ये सभी जानते हैं, लेकिन बट हाउ डज इट परफॉर्म सो, ये कैसे करता है? यानी HTTPS एक जो इंफॉर्मेशन है, एक वेब पेज पर जब इंफॉर्मेशन आती है तो वेबसाइट से या वेब सर्वर से आपके पास वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन आती है। तो जब इंफॉर्मेशन आती है तो उस टाइम पर जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको हम बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बट जो इंफॉर्मेशन कैरी की जाती है या इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है वो सिक्योर्ड नहीं होती है, यानी उसके लिए इंक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप इंक्रिप्शन लेकर के उसको सिक्योर करना चाहते हैं या उसमें सिक्योरिटी लेयर लगाना चाहते हैं, तो उसमें जो है आप जो है HTTP जो वेबसाइट है उसको HTTPS में कन्वर्ट कराना होगा, सो दैट आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर रहे। तो उसका जो आंसर है आपको कुछ इस तरीके से देना है। HTTPS is the secured version of HTTP, which is the protocol used to send the data between web server and website. So server is holding the complete information and website is meant for the clients. So if client wants some information from the website, the information moves to web server. To who takes this information to the server? Here HTTP works. Okay, so HTTPS is encrypted in order to increase security ऑफ डेटा ट्रांसफर। सो HTTPS पे क्या होता है कि जो HTTP है उस पर डेटा इंक्रिप्शन जो होता है, लेकिन इतना नहीं होता, फुल्ली इंक्रिप्टेड नहीं होती। ऐसे केसेस में अगर आपका जो HTTP सिक्योर्ड हो जाता है तो जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्रिप्टेड होगी और सिक्योर्ड होगी। यानी उसमें कोई भी जब बैंक वगैरह के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, बैंक में जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अगर उसमें HTTPS ना हो, इसका मतलब ये है, आपको समझ लेना चाहिए कि that website is not secured. So first you observe that your website is having HTTPS protocol. Only then you can follow the website. So HTTPS is must. Second question in this regard, what is intranet? Is there any difference between internet and intranet? अगर देखा जाए तो इंटरनेट और इंटरनेट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, पर इंटरनेट का जो मतलब है, दिस इज पब्लिक इंटरनेट, जिस पे कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो या ना हो। और इंटरनेट का मतलब है ये भी इंटरनेट यानी TCP/IP पे वर्क करता है, लेकिन दिस इज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो आंसर है कुछ इस तरीके से होगा, द इंटरनेट इज यूज्ड टू connect the different networks of the computer simultaneously. It is a public network before anyone can access the internet. On the internet, there are multiple users and it provides an unlimited amount of information to the users, whereas the intranet is a type of internet that is used privately. Because this is confined to organization, इसका मतलब ये होगा कि वो केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये प्राइवेटली जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। इट इज़ प्राइवेट नेटवर्क, देयरफॉर एनीवन कैन नॉट एक्सेस द इंट्रानेट। हर कोई यानी पब्लिक में हर कोई भी इंट्रानेट को एक्सेस नहीं कर सकता। ऑन द इंट्रानेट देयर इज लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स एंड इट प्रोवाइड्स ए पीस ऑफ लिमिटेड इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। तो यहाँ पर सिक्योरिटी है एंड राइट्स हैं कि कौन एम्प्लॉय कितनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। सो इंटरनेट हैज द राइट्स which are provided to
its employees. The next question is, what is the foreign key? बिकॉज आपके ये जो टर्म टू एग्ज़ाम है इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मेनली जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग और साइबर सेफ्टी एंड माई एसक्यूएल, ये दो चीज़ें, दो यूनिट्स ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा माई एसक्यूएल एंड आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। So what is a foreign key? Is it mandatory to have at least two tables to define a foreign key? How will you add a foreign key after the table is created? So there are three questions in this question. कि foreign key क्या होती है और क्या ये मैंडेटरी है कि उसके लिए foreign key अगर आप यूज कर रहे हैं दो टेबल्स होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। एंड हाउ विल यू ऐड ए फॉरेन की आफ्टर टेबल इज क्रिएटेड? तो क्वेश्चन इज कि मान लीजिए आपने एक टेबल क्रिएट कर लिया और टेबल क्रिएट करने के बाद आपको ध्यान आया कि मैं फॉरेन की ऐड करना भूल गया, तो आप किस तरीके से उसमें फॉरेन की ऐड करेंगे? तो फॉरेन की ऐड करने का जो तरीका होगा वो यहाँ पर आंसर में कुछ दिया है। A foreign key is a key normally created in the child table. So if there are two tables, so one is the main table and other is the child table. It should be the primary key in the parent table. यानी जो foreign key आप बनाने जा रहे हैं, तो जो चाइल्ड टेबल के अंदर जो की जिसको आप foreign key बनाने जा रहे हैं, it should take the reference from the parent table. इसका मतलब ये है कि in the parent table this key should be declared as the primary key. Okay, so its a main aim is to maintain referential integrity between the tables of the database. If needed, it could be defined in the same table also. मतलब ये जरूरी नहीं है कि फॉरेन की के लिए दो टेबल्स हों, मिनिमम दो टेबल्स हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप जो है सिंगल टेबल के अंदर भी फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। So not necessary that there should be more than one table. To create the foreign key after the table is already created. So here this is the statement: alter table if table is there. If table is there already created, then if you want to create uh, foreign key, then you should create this way. So I'm opening my SQL here. इसको मैं जो थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ so that इसकी विजिबिलिटी आपको सही तरीके से मिले। use 12th science, show tables. Okay, I do one thing. I'm opening Notepad also. And try to open. Okay, what I'm going to do here, I'm going to create two structures. One is
this structure, because when you are going to create foreign key constant, there should be either you should have one table in which you want to मेंटेन एम्प्लॉय जो फॉरेन की है उसको मेंटेन करने जा रहे हैं, या फिर दो टेबल्स होनी चाहिए जिसमें कि आप आसानी से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ये फिर बाद में इसको मैं डिलीट कर दूंगा। एक ये create C, and over here I'm going to create this. The table is created, and see here employee number is the primary key. Now I'm going to create another table, and this table is known as department table. ये टेबल भी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली, लेकिन क्योंकि मुझे इसके अंदर जो एम्प्लॉय नंबर है उस पर फॉरेन की लगानी है, तो कैसे करूं? ऑल्टर टेबल डिपार्टमेंट एड कंस्ट्रेंट फॉरेन की इस टेबल की जो फॉरेन की हो सकती है वो मैं एम्प्लॉय नंबर ले रहा हूँ, एम्प्लॉय नंबर फॉरेन की references amps employee number. So this way I can see that your foreign key constant is created and it is on employee number. So this is the department table and this is the employee number, and इसको मैंने फॉरेन की बनाने की कोशिश की है। तो मैं इस तरीके से बाद में टेबल क्रिएट हो जाने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी मैं टेबल क्रिएट कर चुका था, उसके बाद मैंने ये फॉरेन की कंस्टेंट यहाँ पर क्रिएट किया है। सो कंस्टेंट का नाम कौन सा कंस्टेंट है? फॉरेन की। तो मैंने इस तरीके से आपका ये फॉरेन की कंस्टेंट यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके, and the next question is fourth question. In the fourth question, what is the cursor in Python? How does a cursor help processing a record of a table? So सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट है कनेक्टिविटी के अंदर पाइथन में, वो तभी वर्क करता है जब आप कर्सर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि the MySQL cursor initiates objects that can execute operations such as SQL statement. Cursor objects interact with the MySQL server using a MySQL connection string or connection object. To create a cursor, use the cursor method or the function of a connection object. तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं यूज कर रहा हूँ MySQL DB, import MySQL DB. Then I'm going to create the connection. Suppose connection is equal to MySQL DB.connect. So once the connection is created, after that you must create cursor. So this is the object, cursor is equal to connection dot cursor. तो यहाँ पर जो है cursor create होगा, और once a cursor is created, you can apply execute statement so that whichever SQL statement you want to execute in Python, you can run it and execute it. Okay, this is the answer of this question. So it is of 2 marks. Very simple and बहुत छोटा सा है।
फोर्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन ओवर हियर, व्हाट इज कंसीडर टेबल बिलो, वन इज एम्प्लॉय टेबल एंड दूसरी है डिपार्टमेंट टेबल। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों टेबल का व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू multiply number of records of both the tables. If one is having 5 records and other is having 4 records, then it means after cross product the relation will have 20 records. Okay, so let's see how to do it. Cross product takes place where at least two tables are involved in. अगर आप सिंगल टेबल में क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं कि जैसे सेल्फ ज्वाइन है, वहां पर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ा, तो वहाँ सेम टेबल पर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ले पाऊंगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा कि वहाँ टेबल को रीनेम करना पड़ा और दो एलियासेस मुझे यूज़ करने पड़े। तो उससे ये लगा कि एक टेबल का एक डुप्लीकेट तैयार हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो कम से कम दो टेबल्स होनी चाहिए। तो इसमें यह होगा कि एक टेबल के नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और दूसरी टेबल के नंबर ऑफ रिकॉर्ड दोनों मल्टीप्लाई होकर के रिलेशन में रिकॉर्ड्स बनाएंगे। तो अगर यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दिस इज सपोर्टिंग एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो नॉन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन टेबल कंटेन्स 5 रिकॉर्ड्स एंड other has 4, then after cross product the relation will have 20 records. 4 into 5, 20 records. So this is the cross product. Okay, and the next question was, write SQL statement that apply natural join between these tables and print name and location without putting equal condition. एक्चुअली जब नेचुरल ज्वाइन की बात करते हैं तो नेचुरल ज्वाइन में ये जरूरी है कि एटलीस्ट वन कॉलम इन बोथ द टेबल्स शुड बी कॉमन। तो कई बार क्या होता है कि जो यूजर्स हैं टेबल में दोनों टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स हैं उसको वो सेम नेम का नहीं रखते। मतलब एक जगह अगर मैंने एम्प्लॉय नंबर लिया है, दूसरी जगह पर एम्प्लॉय आईडी ले लिया, हालांकि ये दोनों एक ही एम्प्लॉय आईडी जो है एक फॉरेन की है, मान लीजिए फॉरेन की है जो कि एम्प्लॉय नंबर से अपना रेफरेंस ले रही है, तो ऑब्वियसली दिस इज फॉरेन की। बट अगर एम्प्लॉय आईडी फॉरेन की है, अगर एम्प्लॉय आईडी ना होकर एम्प्लॉय नंबर ही हो तब भी कोई इशू नहीं है। यानी चाइल्ड टेबल के अंदर अगर एम्प्लॉय आईडी सेम कॉलम नेम लेकर के चले जो कि आपकी पेरेंट टेबल में है, तो आपके लिए नेचुरल ज्वाइन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज फिर आपको इक्वल की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पर जो स्टेटमेंट देना है वो इस तरीके से देना होगा। बहुत सिंपल सा स्टेट, अगर इसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों ही टेबल्स का जो ये कॉलम है वो एक सा होना चाहिए। यानी जैसे यहां पर देखिए एम्प्लॉय नंबर एंड दिस इज द फॉरेन की एम्प्लॉय नंबर, तो यहां पर नेचुरल ज्वाइन बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर यही एम्प्लॉय नंबर की जगह एम्प्लॉय आईडी होता तो मुझे कंडीशन लेनी पड़ती। तो ऐसे केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप नेचुरल ज्वाइन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। नेचुरल ज्वाइन के लिए सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि दोनों टेबल्स के अंदर जो एक कॉलम जो है एक ही नाम का होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, लेकिन एक नाम का भी होना चाहिए, तभी आप बड़ी आसानी से नेचुरल ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, नेचुरल ज्वाइन की जगह पर आपको करना पड़ेगा एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो इस तरीके से आप नेचुरल ज्वाइन बनाएंगे। लेकिन यहां पर क्या करना होगा, अगर सेम कॉलम नेम है तो उस केस में सेम कॉलम नेम एंड सेम कॉलम टाइप, उस केस में आपको सिंपल स्टेटमेंट लिखना है, नेम लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, दैट्स एनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी वैल्यू क्या है, व्हाट विल हैपन इफ इन क्वेश्चन नंबर 1 द एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नंबर इज चेंज टू एम्प्लॉय आईडी बट द टाइप रिमेन्स एज इट इज। तो आपको ये बताना है कि अगर इन दोनों टेबल्स, क्वेश्चन नंबर 5 में जो टेबल्स हैं उसमें जो एम्प्लॉय नंबर है
अगर एम्प्लॉय आईडी में कन्वर्ट हो जाता है डिपार्टमेंट के अंदर तो फिर क्या होगा? बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो उसका आंसर बिल्कुल वही है जो कि मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि स्लाइट डिफरेंस विल सी इन दैट वी कैन नॉट यूज नेचुरल ज्वाइन डायरेक्टली, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया। फॉर नेचुरल ज्वाइन विल हैव टू यूज फ्रॉम कंडीशन, यानी हमें कंडीशन लेनी पड़ेगी, सेलेक्ट नेम कॉमा लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर एलियास नेम लेना चाहते हैं से ई एंड डिपार्टमेंट डी, तो डी ई एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू डी एम्प्लॉय आईडी। ये आपको इक्वल वेयर के साथ में लेना पड़ेगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख के भी दे दिया है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपको जो नेचुरल ज्वाइन है कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अगर सेम कॉलम नेम होता तो बड़ी आसानी से जो हमने ऊपर लगाया हुआ है बड़ी आसानी से बन जाता, कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो कंडीशन इक्वल की लग जाती है अगर आप नेचुरल ज्वाइन यूज करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रॉप टेबल एंड डिलीट फ्रॉम। तो देखिए दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट यूज टू डिलीट द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, यानी उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। वेयर एज अगर डिलीट यूज करते हैं तो आप टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट कर पाते हैं। तो डिलीट टेबल एक्चुअली डीएमएल कमांड है और ड्रॉप टेबल आपका डीडीएल कमांड है। तो डीडीएल कमांड स्ट्रक्चर पर अप्लाई होता है और डीएमएल कमांड टेबल पर अप्लाई होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में ये टेबल दी हुई है, जिस टेबल में पता करना है आइडेंटिफाई द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। सो वेरी सिंपल, डिग्री का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं वो। सो डिग्री इज 6 एंड कार्डिनलिटी इज 10। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कॉलम्स हैं तो इसकी डिग्री हो जाती है 6। और कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है 10 है, एंड दैट इज वाई इस डिग्री इज कार्डिनलिटी इज 10 एंड डिग्री इज 6, डिग्री इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बी पार्ट। B part says write a query to print the number of female employees in the company. So very simple. You will have to use count. Number of, so select count gender. Select count gender female from employee where gender is gender in F और F. इसको मैं करके बता देता हूँ, देखता हूँ अगर एम्प्लॉय नाम से टेबल है तो I'll give select asterisk from employee if table is here and gender is here. Gender is not there, so I'm taking दूसरा वाला database info equals show tables. Select asterisk from employee. Yes, here is gender is. तो मुझे क्या काउंट करना है कि मुझे फीमेल एम्प्लॉइज काउंट करना है, तो मुझे करना है सेलेक्ट काउंट जेंडर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फीमेल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इन F और small f. Where gender oh गलती
सी है, तो यहाँ पर ये टाइटल आ जाएगा फीमेल और काउंट होकर बताया इस कंपनी में 5 फीमेल एम्प्लॉइज हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज और, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल ऑप्शन है तो ये कहता है कि आइडेंटिफाई द प्राइमरी की इन द टेबल ऑर्डर्स। अब ये ऑर्डर है तो ऑब्वियस है इसके अंदर आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसके अंदर जो प्राइमरी की है ऑर्डर नंबर ही होनी चाहिए। प्राइमरी की इज ऑर्डर नंबर। एंड उसके अलावा क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ में, इन द अबव टेबल कैन वी ट्रीट आइटम नंबर एज ए फॉरेन की। ऑब्वियसली वी कैन ट्रीट आइटम नंबर एज फॉरेन की बिकॉज फॉरेन की सेम टेबल में भी हो सकती है। अगर इस टेबल को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, एक्सपेंड करें, आइटम नंबर, आइटम नेम वगैरह हम लेते हैं तो हम बड़ी आसानी से फॉरेन की यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। नाउ वी आर इन नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि एज ए क्लर्क प्रतीक हैज टू प्रोसेस डेटा स्टोर्ड इनटू डिक्शनरी, store names of the persons whose age is in prime numbers into stack being maintained as a list. For example, this is the list। यहाँ पर जो एक लिस्ट दी हुई है, सॉरी डिक्शनरी दी हुई है, इस डिक्शनरी का डेटा मुझे स्टैक में डालना है। तो क्रिएट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन विच रिसीव्स द एज फ्रॉम द डिक्शनरी एंड एक फंक्शन बनाना है और उसमें ये चेक करना है कि वो जो एज है, एज और ट्रू और फॉल्स इफ द एज इज प्राइम, क्योंकि प्राइम को ही हमने स्टैक करना है। तो उसका तरीका ये होगा कि मैंने इसके लिए प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। दिस इज द प्रोग्राम। सी हियर, ये आपका नाम ये डिक्शनरी है और इसमें मैंने एक स्टैक डिक्लेयर किया हुआ है। स्टैक एक लिस्ट है और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है टॉप एलिमेंट के लिए, एक चेक करने के लिए कि ये स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, और ये डिस्प्ले करने के लिए। तो मुझे करना क्या है कि मुझे जो है अपनी डिक्शनरी रीड आउट करनी है। तो हाउ टू रीड आउट द डिक्शनरी, तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है फॉर, यहाँ पर देखिए मैंने एक लूप लगाया फॉर आर एंड डी, डी इज व्हाट, डिक्शनरी। इफ इज प्राइम, यहाँ पर मैंने ये एलिमेंट जो भी एज है, ठीक, इस की जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ भेज दिया। और अगर वो प्राइम है, अगर ट्रू रिटर्न होता है तो उसको स्टैक में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद ये पूरी जब डिक्शनरी रीड हो जाएगी, रीड होने के बाद हम उसको डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करा लेंगे। तो डिस्प्ले फंक्शन ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन दिस इज डिस्प्ले। इफ नॉट इज एम्प्टी स्टैक, तो वो एलिमेंट जितने स्टैक में है वो दे देगा, नहीं तो ये बोलेगा नो एलिमेंट इन दिस स्टैक। देन जो लास्ट पूछा है कि टॉप एलिमेंट क्या है, वो टॉप एलिमेंट निकालने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है पीक। पीक के लिए एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कहता है इफ नॉट एम्प्टी, इफ नॉट इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी होगा तो टॉप तो मिलेगा ही नहीं। तो इफ नॉट इज एम्प्टी, तो उस केस में मैंने ले गया जो लिस्ट है, लिस्ट का अगर, क्योंकि लास्ट एलिमेंट ही जो है वो आपका टॉप एलिमेंट होगा। तो लास्ट एलिमेंट का मुझे लेंथ पता नहीं है, लेकिन ये डेफिनेट है कि लास्ट एलिमेंट अगर टॉप टू बॉटम चलना है तो लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा -1 होगा। तो दिस वे वी कैन गेट टू नो व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट। ओके, सो ये प्रोग्राम भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं।
And the next question is, Paresh has a tuple containing 10 integer. You need to help एक separate user defined function बनाना है where based on the list traverse the content of the tuple, push the palindromic integers into stack and pop the element and display popped element of the stack. तो इसके लिए भी मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए. Second part is here. तो मैं पहले इसको रन करके बताता हूँ, और रन करते वक्त मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं. सो दिस इज अ लिस्ट, और जब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे केवल और केवल प्राइम नंबर्स ही मिलने चाहिए. सो हियर दिस इज एलिमेंट्स इन स्टैक 23 एंड 89. 23 भी प्राइम नंबर है, 89 भी प्राइम नंबर है, और जो टॉप एलिमेंट है जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हैं टॉप एलिमेंट 89 है, तो ये यहाँ दिखा रहा है. और दूसरा जो प्रोग्राम है जो पूछा गया है वो प्रोग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ. यस, दिस इज हियर. ये प्रोग्राम है, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो पैलिंड्रोमिक नंबर हैं उनको एंटर करना है. मतलब ये इस टपल के अंदर जो नंबर्स हैं उसमें जो पैलिंड्रोम है उसको मैंने पुश करना है. तो देखिए ये आपके सारे नंबर्स हैं, और इन नंबर्स के अंदर जो पैलिंड्रोमिक नंबर्स हैं वही नंबर्स आपके स्टैक में जाएंगे और वो फिर आपके प्रिंट हो जाएंगे. तो मैं यहाँ पर करता हूँ रन. तो सी हियर जितने भी पैलिंड्रोमिक नंबर्स हैं वही आपकी लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, ये रहे स्टैक में दिखाई दे रहे हैं. ओके, तो ये प्रोग्राम भी मैंने यहाँ पर कर दिया है, और जब मैं आपसे ये शेयर करूंगा तो आपकी लिस्ट में, आपकी डिस्क्रिप्शन में ये प्रोग्राम होगा. क्वेश्चन नंबर 9, ऑल्टर टेबल आइटम ड्रॉप कॉलम अमाउंट. ओके सॉरी, क्वेश्चन पहले देखते हैं. क्वेश्चन इज, ये टेबल है, इस टेबल के अंदर item created with following tables: item code, item name, unit price, quantity, amount, and reorder label. It is observed that amount, which is the product of unit price and quantity, should not be the part of the table. You have to delete the column from the table. So very simple. So let's move to MySQL. Table name is item. Let's see if table name. देखता हूँ कि टेबल आइटम है या नहीं. ओके, आइटम टेबल इज हियर. तो इस टेबल को मैं क्रिएट करता हूँ, और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ. देख लूँ पहले कहीं ऐसा तो नहीं पहले से बनी हो. आइटम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, आइटम टेबल यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ. नाउ डिस्क्रिप्शन आइटम. तो यहाँ पर आप देखें अमाउंट जो कॉलम है वो इज नॉट रिक्वायर्ड. तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, डिलीट करना है. कैसे डिलीट करूँ, ऑल्टर टेबल आइटम ड्रॉप कॉलम
विच कॉलम, अमाउंट। तो इस तरीके से आपका कॉलम डिलीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द टेबल वेंडर नेम ऑफ टाइप इज रिक्वायर्ड टू बी नीडेड। और इसमें हमें एक वेंडर नेम जो है वो भी एंटर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, तो इसी टेबल में वेंडर नेम ऑफ 30, तो ऑल्टर टेबल आइटम एड वेंडर ऑफ कैरेक्टर 30 सेमीकोलन। तो यहाँ पर देखें आइटम, तो यहाँ पर ये वेंडर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज at the same time in price which is of type integer, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यूनिट प्राइस यहाँ पर इंटीजर दिखाई दे रही है, ये यूनिट प्राइस है, इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूं, तो ऑल्टर टेबल आइटम मॉडिफाई कॉलम यूनिट प्राइस डेसिमल से 5,2 and semicolon. See, this table column is changed. So describe item. तो इस तरीके से आपका ये डेसिमल हो गया, यूनिट प्राइस चेंज हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है। Naveen is an IT administrator in a company. He has a task to maintain data about employees. So he created a table employee in which he has taken the following fields. In addition, he also creates a table depth department which stores the location of the city of the company in which employee is working. Okay, तो चलते हैं। और दूसरी टेबल देखते हैं। मैंने अगर उसका स्ट्रक्चर का बना रखा है तो एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, ये नहीं है। मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए। इसमें एक डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट के साथ साथ एक एम्प्लॉय हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर में हमने क्या लिखा, टेबल एम्प्लॉयज। तो मैं काम करता हूँ, एम्प्लॉयज के लिए मैंने ये भी टेबल नहीं है, ये टेबल नहीं है, तो कौन सी टेबल,
चलो कोई नहीं, मैं जो है ये टेबल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, ये टेबल मैं क्रिएट करता हूँ। चलते हैं यहाँ पर और व्हाट इज़ एरर, ओके। तो यहाँ पर जो एरर आ रहे हैं वो आ रहे हैं इस वजह से, यहाँ पर जो यूनिकोड है उसकी वजह से एरर आ रही है। So table is created. So describe employees एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, टेबल इज क्रिएटेड। उसके बाद क्वेश्चन है स्टोर्स, आपको एक टेबल और जनरेट करनी है जिसका नाम है डेप्थ, और डेप्थ टेबल में आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, ई कोड एंड सिटी, ये आपको और देने हैं। तो फिर हमने टेबल क्रिएट किया कुछ इस तरीके से, इसके अंदर मुझे क्योंकि सिटी का भी नाम है और उसी सिटी में काम करना है जिस सिटी में एम्प्लॉय रहता है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक टेबल और क्रिएट करनी होगी। ये क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी के साथ में मुझे ई कोड जो है, क्वेश्चन और भी है इसके साथ में मेरे ख्याल से। क्वेश्चन कहता है क्रिएट बोर्ड टेबल कीपिंग माइंड दैट ही इज गोइंग टू अप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, cross product and maintain table in such a way any new record if he wishes to insert in the department it cannot be inserted। यानी टेबल कुछ इस तरह से बनानी है, इस टेबल को क्रिएट कैसे करना है कि मान लीजिए आपने इस टेबल में कोई डेटा नहीं दिया या है, आप कोई नया रिकॉर्ड इसमें अगर इंसर्ट करते हैं तो वो उसको इंसर्ट करने ही ना दे जब तक कि आपकी इस टेबल में रिकॉर्ड ना हो, जब तक कि आपका इस टेबल में रिकॉर्ड ना हो तब तक वो इंसर्ट करने ही ना दे। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको फिर से यहाँ पर करते हैं एंटर। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, इसको मैंने ले लिया फॉरेन की, डिपार्टमेंट है नॉट नल, ई कोड इंटीजर, फॉरेन की ले लिया, फॉरेन की ई कोड रेफरेंसेस एम्प्लॉय एम कोड, ठीक। तो यहाँ पर एंटर किया और ये आपकी, अब इसमें अगर आप इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए सेलेक्ट एसेट्स फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉयज, तो देखिए इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन और अगर हम डेप्थ के अंदर लेते हैं सेलेक्ट एसेट्स फ्रॉम डेप्थ, इसके अंदर भी नहीं है, लेकिन अगर मैं इंसर्ट करूँ इसमें, इंसर्ट इनटू डेप्थ, क्या क्या है, डेप्थ आईडी एंड कंपनी नेम मीन्स डी नेम, डिपार्टमेंट नेम and city, मान लीजिए आई से आगरा, and department ID, department name and city and employee code, employee code I am going to take 1001। so here it should give error, insert into department values, so it is giving error. Why it is giving error? Because the employees table does not have any record। तो ये जो
चाइल्ड टेबल है अपना रेफरेंस कहाँ से लेगी, क्योंकि यहाँ पर एक फॉरेन की भी है और जो अपना रेफरेंस मेन टेबल से नहीं पेरेंट टेबल से ले रही है, पेरेंट टेबल में कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो मतलब टेबल मेन टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है, और जो है जो मतलब कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं है, और जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर एम्प्लॉय दिखा रहा है ये, तो ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अगर चाइल्ड टेबल के अंदर कई कोई नया रिकॉर्ड अगर वहाँ फॉरेन की आप मेंटेन कर रहे हैं, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जबकि पेरेंट टेबल में वो रिकॉर्ड हो। ओके, अगर वो रिकॉर्ड पेरेंट टेबल में नहीं है और आप नया रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में इस टाइप की एरर आ जाएगी। सो दिस इज द आंसर, और टेबल का जो स्ट्रक्चर है कैसे क्रिएट होगा वो मैंने यहाँ पर आपको आंसर की में दे दिया है। ओके, so this is your question number 10. Now again in 11, question number 11, what, यहाँ पर दो टेबल्स आपको दिखाई जा रहे हैं, टेबल एडमिशन एंड टेबल क्लास। तो इसके अंदर करना क्या है कि आपको नेम, क्लास नेम, कोर्स फ्रॉम एडमिशन, यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन दिखाना है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 11, display name, class name and course from both the tables showing the natural join। टेबल का नाम है एडमिशन एंड क्लास टेबल। सो अगेन वी मूव टू show tables, admission and class both are there, so select access from admission। so यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स हैं, select access from class, यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स हैं, और अब हमें क्या करना, नेचुरल ज्वाइन दिखाना है। तो नेचुरल ज्वाइन दिखाने के लिए क्या करना है, select name comma class name class comma course from admission natural join class। let's see, so see here, name, class and course only on natural join, आपको ये रिजल्ट यहाँ पर इसने दिखा दिया। तो यहाँ यही स्टेटमेंट मैंने आउटपुट में आपको दिया हुआ है। तो आंसर इज select name, class name, course from admission natural join class। अब यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि राइट द एक्सप्रेशन शोइंग स्टूडेंट्स आर गोइंग इन द सेम फैकल्टी फॉर विच दे हैव ऑप्टेड द कोर्स, यानी स्टूडेंट को उसी फैकल्टी एड्रेस पर जाना है जिस कोर्स को वो फैकल्टी चला रही है, जिस कोर्स को फैकल्टी चला रही है। तो कैसे चलाया जाए, तो लेट्स मूव टू, यानी ये एक्चुअली है EQ ज्वाइन। तो EQ ज्वाइन के लिए जरूरी है कि वो पहले नेचुरल ज्वाइन को की कंडीशन फुलफिल करे, उसके बाद अदर कॉलम्स को इक्वल करें। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम चलते हैं वापस यहाँ पर एंड लेते हैं select name, this time I am taking address comma course from admission as A comma class as C, where
A dot admission number is equal to C dot admission number and A dot address is equal to C dot course. So this is the condition of EQ join. तो see here, साइंस फैकल्टी में इसको जाना है नीता कुमारी, जहां उसको साइंस पढ़नी है. So this is the statement of EQ join. Hope you understood. इसका आंसर भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है. Admission A class C, where A admission number is equal to C admission number and A address is equal to C course. So this is question number 11. Now question number 12. Question number 12 जो है पूरी तरह से आपका बेस्ड है नेटवर्किंग पर. Why should we use FTP and so these are the question. इनके आंसर्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. तो यहाँ पर FTP क्या है? FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज स्टैंडर्ड मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट फॉर कॉपीइंग file from one host to another. So this is basically FTP. And the second is what is SMTP? Any simple mail transfer protocol. This is the protocol, and this protocol that supports electronic mail on the internet is called simple transfer protocol. It is used for sending messages to another computer users based on email addresses. SMTP provides mail exchange between the users on the same or different computers. And the next question is who I am. Who is, what is the who is networking command? नेट के अंदर who is command क्या है वो इसके बारे में बताना है. who is command, networking command. So the who is command is used to find the registration records for the special domain such as, यानी वेबसाइट पे हैं तो ये डोमेन किसने रजिस्टर कराया है, किसके नाम से है, यानी ओनर के बारे में सारी डिटेल who is प्रेडिक्ट करता है. तो दिस इज who is कमांड फॉर नेटवर्किंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वाइप, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो वाइप इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स and transmission technologies for delivery of voice communications and multimedia sessions over IP networks such as internet. यानी आपको पिक्चर भेजना है, बात करनी है, वीडियोस भेजने हैं, उसके लिए आप वॉइस का यूज़ कर सकते हैं, वाइप कमांड का यूज़ कर सकते हैं, वाइप फैसिलिटी का प्रोटोकॉल का यूज़ कर पाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 and this is the last question. Knowledge supplement organization has set up a new center in Bangalore for its office and web-based activities. It has 4 blocks of buildings as shown in the picture. जैसा कि पिक्चर में देखा है, ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C एंड ब्लॉक D. एंड यहाँ पर आपको डिस्टेंस भी दिखाया है. A से लेके B तक का ब्लॉक का डिस्टेंस 50 मीटर का, B से C तक का 150 का, C से D का 25 का, A से D का 170 एंड B to D 125 एंड A to C 90 मीटर. तो आप ये मान लीजिए कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी यहाँ दिए हुए हैं. तो अब आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना है. सो व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म इफ ऑल ब्लॉक्स आर कनेक्टेड. तो ऑब्वियसली यहाँ पर बड़ी आसानी से आप लोकल एयर नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं टू कनेक्ट द सिस्टम्स. सेकेंड क्वेश्चन है कि आपको सर्वर कहाँ प्लेस करना है. तो सर्वर प्लेस करने के लिए जिसमें ज़्यादा कंप्यूटर्स हों, सो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर C ब्लॉक में हैं, तो यहाँ पर आप अपना सर्वर प्लेस कर सकते हैं. कि अगर आप सर्वर कहीं और रखेंगे तो उसमें जो है डिवाइसेस, उसके साथ साथ लेवल कनेक्टिविटी, इसमें जो
केबल कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ेगा। इसके लिए बेटर है कि आप ब्लॉक सी यूज़ करें, जिसमें कि आप बड़ी आसानी से सर्वर पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही आंसर है इसका। ब्लॉक सी, it has the maximum number of computers, thus decreasing the cabling cost for most of the computers as well as increasing the efficiency as there are maximum number of computers in this block. Question number 3. Suggest the placement of following devices with justification, repeater and hub switch. रिपीटर का मतलब ये है कि जहां ब्लॉक्स में डिस्टेंस ज़्यादा हो, जिसको आप देखते हैं, वहां पर आप रिपीटर्स मेंटेन कर सकते हैं। और हब एंड स्विच तो लगभग सभी मतलब सभी ब्लॉक्स में आपको रखने हैं। तो आंसर इसका ये होगा, रिपीटर्स कुड बी प्लेस्ड between the blocks, preferably where distance is bigger, like B to C, A to D, and B to D. Suggest the placement of the following devices. Justification, हब एंड स्विच के लिए क्या करना है, इसका मतलब ये है कि अगर आप जोड़ना चाहते हैं, कंप्यूटर्स को सर्वर से जोड़ना चाहते हैं, तो हब एंड स्विच जो है आपको सभी ब्लॉक्स में लगाने चाहिए। कैन बी प्लेस इन each of the block. Okay, so this is the answer of this. And the last question in networking is, the organization is planning to link its front office situated in the city in hilly region where cable connection is not feasible. Suggest an economic way to connect it with reasonably high speed. तो सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर। आप कोएक्सियल केबल ले नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर आप फाइबर ऑप्टिक हिली एरिया पे लेके चलते हैं तो एक तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा और उसके साथ साथ ये फिजिबिलिटी नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पर जो मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू कनेक्ट विद रीजनेबली हाई स्पीड वुड बी यूज ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिशन। सो रेडियो लिंक बड़ी आसानी से हो भी सकता है और लंबे डिस्टेंस तक ये ट्रैवल कर सकता है। उसके साथ साथ जो बीच में आने वाले ऑब्स्टिकल्स हैं उनको भी बड़ी आसानी से पार कर सकता है। तो इस तरीके से आप रेडियो लिंक यूज़ कर सकते हैं, रेडियो वेव यूज़ कर सकते हैं फॉर हिली एरिया और हिली रीजन टू कनेक्ट योर हिली ऑफिस विद योर मेन ऑफिस। सो दिस इज़ द पेपर, और इस पेपर को इस तरीके से आप करें और प्रैक्टिस करें। और मुझे उम्मीद है कि आप पेपर को अच्छी तरह, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें एसक्यूएल काफ़ी ज़्यादा है और एसक्यूएल के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत मांग रहा है। तो अगर आप एसक्यूएल में अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका ये पेपर बड़ी आसानी से 90+ हो जाना चाहिए। अगर 35 का पेपर है तो 30 तो उम्मीद की जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको MySQL में ज़्यादा काम करना है और जो नेटवर्किंग है उसकी जो है डेफिनेशंस अगर आप करके चाहते हैं, जितनी भी कराई हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। एक सैम्पल पेपर है, तैयार हो गया है, आप अभी आपको प्री बोर्ड भी देना है। तो ये जो है पेपर आपको हेल्प करेगा। ये दोनों क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू like this video or this description, kindly share it with your friends.